साहब, आप बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 7 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर राजपूत समाज और गुर्जर समाज सड़कों पे है। वो अपने पूर्व बताते हैं और राजपूत अपने पूर्व बताते हैं। तो ये क्या मैटर है, किस तरह का मैटर है? राव साहब, एक्चुअली क्या है कि ये सब इसलिए है कि इतिहास की जानकारी नहीं है, और विडम्बना ये है कि हमारे देश में इतिहास लिखा ही नहीं है। सही पूछो तो इतिहास की हम शुरुआत माने तो सबसे पहले तो कल्लन ने राजतरंग ने लिखी इतिहास के नाम पे। उन्होंने कश्मीर राजाओं का इतिहास लिखा। उसके बाद जो है पुराण लिखे गए। अब पुराणों को लोग इतिहास मान लेते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ हैं वैसे तो पुराण जितने भी हैं, लेकिन उसके बाद का जो इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो या तो अंग्रेजों ने लिखा, कर्नल टॉड ने लिखा, लेकिन हम और भी इतिहास लिखे गए हैं। अल-बरूनी ने लिखा है, और क्या नाम जो चीनी यात्री आए उन्होंने इतिहास लिखा है। तो उसको जोड़ जाड़ कर जब देखते हैं तो कुछ और प्रकरण निकल के आता है। सही बात यह है कि हमें मतलब देश में इतिहास की जानकारी नहीं है। सही बात तो ये है, और जानकारी न होना ही ये सब जो है विवाद पैदा करता है। और जहाँ तक ये राजपूत और गुर्जर के जो इतिहास का विवाद है, ये तो मतलब एक तक उसे मतलब बेकार की बात कहा जा सकता है कि ये तो बिना मतलब जो है वो विवाद है। भाई सही बात ये है कि मान लो कोई वंश होता है, उसमें आगे पोते पड़पोते और आगे वंशावली चलती है, तो उस वंशावली में से अगर कोई विभाजन हो करके और कोई ये कहने लगे कि साहब मेरा ही वंश है वो, तो ये तो गलत बात है। जैसे ऋषि सुनक है, आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए, अब उनका वंश तो है यहाँ। या कमला हैरिस है, वो उपराष्ट्रपति बन गए अमेरिका में, उनका भी वंश है यहाँ। अब वो ये कहने लगे साहब मैं ही हूँ वंश का मालिक, ऐसा तो नहीं होता। उनके वंशज तो यहाँ भी है और वो बड़ी संख्या में है। वो तो एक ऋषि सुनक ही है या कमला हैरिस ही है, यहाँ तो और उनके जो मतलब सैकड़ों हजार होंगे उनके वंश वाले। उसको वो जो हो गए होंगे जिनके वो वंश है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो अभी एक इस तरह से किसी भी एक आदमी ये कहने लगे अलग होकर के सब मेरा ही है, ओनली मेरा है, ये कहना गलत है। उसका भी है और जो दूसरे हैं उनका भी है। जो भी जितने पूर्वज हुए वो सबके हुए, सही बात तो यह है। देश की धरोहर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सबके हुए। अच्छी बात है कोई सम्राट होना, वो सबका होना अच्छी बात है, लेकिन सम्राट की अगर परंपरा देखते हो तो कनिष्क की बात करो। कनिष्क तो कुषाण वंश का है, उसकी कोई बात नहीं करता, कोई क्लेम नहीं करता उस पर। सारे कसाना जितने हैं हमारे गुर्जरों में वो तो कुषाण वंश के हैं। उसके बाद मिहिर कुल होण है, उसका कोई मतलब उनके होण के वंशज हैं यहाँ पे, उसे कोई क्लेम नहीं करता। अब ये क्लेम किस पे हो रहा? मिहिर भोज के ऊपर। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का राजा है, ये बात सही है, लेकिन प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की। अब नागभट्ट क्या है? नागभट्ट नागवंशी राजा है। भट्ट जो है वो भट्टारक उसका गोत्र है, और भट्टारक जो है वो बौद्ध धर्म के रक्षक है। अब इतने इतिहास में अगर नहीं जाओगे तो सच्चाई कैसे निकलेगी? मिहिर भोज के दादा परदादा जो है वो नागभट्ट है, उनकी बात तो नहीं क्लेम कर रहा कोई उन्हें। नागभट्ट पर क्लेम करो कि साहब वो राजपूत ही है, उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा आपने। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मतलब इस पर बात आ रही है मिहिर भोज पर भी, मिहिर भोज की जो बात कर रहे हैं, मिहिर भोज को गुर्जर किसने लिखा? उसने स्वयं नहीं लिखा, ये ताज्जुब की बात है। प्रतिहार वंश के राजाओं ने स्वयं को गुर्जर नहीं लिखा। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जिनसे सबसे ज्यादा विवाद था, अगर प्रतिहार वंश के किसी से भी युद्ध हुए हैं तो वो राष्ट्रकूटों से हुए हैं या पाल वंश से हुए हैं। तो अगर राष्ट्रकूट जो है वो मतलब प्रतिहार वंश को गुर्जर लिख रहे हैं, राष्ट्रकूट जो उनसे झगड़े हुए युद्ध हुए हैं, एक नहीं 4 4 6 6 8 8 10 10 युद्ध हुए हैं उनके साथ जो है, अगर राष्ट्रकूट लिख रहे हैं मिहिर भोज को गुर्जर, तो फिर इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? और वो भी ऐसे ही नहीं लिखा, कहीं कागज पर लिखा हुआ, शिलालेख लिखा हुआ है। ये कौन सा शिलालेख, कहाँ शिलालेख मौजूद है? रुको, शिलालेख तो फिर वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, बहुत सारे हैं। राजा गढ़ गया, मतलब बहुत सारे शिलालेख हैं, ऐसा नहीं है। और ये कोई कह दे कि साहब वो मान लो कोई अपने आप कहने लगे साहब गुर्जर ही कहने लगे साहब वो गुर्जर ही थे, ऐसा तो मतलब वो शिलालेख तो इन्होंने नहीं लिखा ना, आज के गुर्जरों ने। आपने बताया कि उनके प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे। राष्ट्रकूटों ने लिखा कि ये तो 1035 AD में प्रतिहार वंश ही समाप्त हो गया। 1035 AD में, आज से 1000 साल पहले प्रतिहार वंश ही समाप्त हो गया, जिसके राजा पर झगड़ा कर रहे हैं। और उससे पहले
उससे पहले मतलब ये तो 9वीं शताब्दी में लिखा गुर्जर शब्द। और वैसे भी मैं बताऊं आपको, गुर्जर शब्द जो है वो एक्चुअली संस्कृत का शब्द है। गुर्जर आप देखेंगे तो फारसी में तो नहीं होता, त्रय नहीं होता, ये नहीं होता, र नहीं होता, ऊपर का र नहीं होता। तो ये उन्होंने तो राजपूत ही लिखा। वो जो इनको जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, राजपूत भी क्यों लिखा कि त्रय नहीं होता, राजपुत्र नहीं है वो लिख सकते तो राजपूत लिख दिया उन्होंने। राजपूत राजा जिस टाइम थे वो तो 15वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने अपना संघ बनाया, राजपूत संघ, राजाओं का संघ, तो वो राजपूत हो गए। उससे पहले तो राजपूत कहीं मतलब जाति कहीं उल्लेख है नहीं किसी में, किसी अभिलेख में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है, किसी मतलब किसी इतिहास में नहीं है, कहीं नहीं है। वो तो बाद में लिखा गया राजपूत। आपका कहना तात्पर्य है कि जो आप इतिहास खंगालते हैं तो उसमें कहीं राजपूत से बिलोंग नहीं करते सम्राट मीरू? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, एक वंश में बहुत सारे लोग होते हैं, और मैंने यही बताया ना उसका ऋषि सुनक का उदाहरण दे करके। एक वंश है, प्रतिहार वंश है, उसमें से राजा हुए आगे। प्रतिहार वंश तो 10वीं शताब्दी में खत्म हो गया, और ये 15 शताब्दी में जो राजपूत का शब्द है, 500 साल का गैप हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि 500 साल में कोई वो नहीं हुआ होगा, बीच में राजा रहे हैं, सम्राट ही नहीं रहे, राजा तो रहे हैं। तो जो राजा बने वो सामंत थे सम्राटों के, वो वंशावली तो चलती रही। अब उसमें से कुछ राजपूत बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ये राजपूत ही हो गए वो। ठीक है, राजपूत भी क्लेम कर सकते हैं, मीर भोज उनके हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन उनको लिखा तो गुर्जर है। फिर ये थोड़े ने कहोगे कि साहब गुर्जर नहीं है वो। अब इसको डिसाइड कौन कर सकता है? आज फनपुरी पड़ता है हमारे यहाँ, वहाँ लगभग 10-15 हजार गुजर समाज के लोग सड़कों पे थे, और यहाँ घंटाघर पे और तुम्हारे कलेक्ट्रेट तिराहे पे यहाँ राजपूत समाज के थे। फिर उसके बाद धरना स्थल पे गए, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। इसी बात को लेकर तो डिसाइड कैसे हो? राव साहब, ये एक्चुअली ये जो विषय है ये सामाजिक है। समाज में जो क्रिएशन हुआ हमारे यहाँ, खासतौर से हमारे देश में जो सामाजिक विभाजन जो किया गया, ऊंच नीच का भावना जो पैदा की गई, ये समस्या की जड़ है। और जिसको शोषित किया गया, जिसको नीचे दिखाया गया, जो भी है, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, किसी भी जाति का है, उसको अगर मौका मिलेगा तो अपनी अपनी जो फैक्ट्स है फिर वापस आने की कोशिश करेगा। अपमानित तो कोई भी होना नहीं चाहिए ना, सब बराबर है। ऊपर जो मतलब जो इस नेचर ने जो पैदा किया है वो सब बराबर है, मानव है। अभी क्या हुआ कि गुजरों को तो दबाया गया, क्योंकि गुजर जो है पहले तो उनसे लड़े, अरब आक्रांताओं से, सबसे पहले तो उनसे लड़े। उसके बाद जो है वो सल्तनत आ गई, उनसे लड़े, मुगल आ गए, उनसे लड़े। उसके बाद अंग्रेज आ गए। 1857 आप देख लो, सबसे ज्यादा लड़ाई किसने करी? वो तो यहाँ से लेकर के आप हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक देखो, वो तो फांसियों का रिकॉर्ड निकालो, किसको दी गई फांसी? अगर दी गई तो गुजरों को दी गई, तो इसका मतलब लड़ाई तो गुजरों ने लड़ी ना। तो फेस उन्होंने किया, फेस सामने किया। तो वो जो सत्ता से लड़ते रहे 1000 साल। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये जो व्यवस्था लाई, मनोवादी व्यवस्था, सबसे पहले तो गुजरों ने सामना किया इसका। सबसे ज्यादा तो गुजरों को ही दबाया गया इसने, क्योंकि गुजर तो सम्राट थे, शक्तिशाली थे, तो उन्हीं को सबसे पहले वो किया गया। मिहिर भोज की बात कर रहे हैं आज। मिहिर भोज को सम्राट होते हुए उसको वानप्रस्थ आश्रम में भेज दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि वो सम्राट का जो वंश था वो समाप्त हो गया, सारा का सारा वो छितर बितर हो गया। और उसकी वजह से जो अरब आक्रांता सफल हुए। नहीं तो उस वंश की अगर वो स्ट्रेंथ रहती तो क्या वो मतलब अरब नहीं आ सकते थे यहाँ? इतनी हिम्मत नहीं थी कि साहब अरब आक्रांत आ जाते हैं। और ये विभाजन जो है, सामाजिक विभाजन है, इसने नुकसान दिया है। और सामाजिक विभाजन में भी क्या है, वो जातियां वैसी बना दी गई। आप तो जानते हैं जाति के बारे में। अच्छा शेषराज पवार साहब, हमारे यहाँ भारत में एक जंजाल बना हुआ है गोत्रों को लेकर, जातियों को लेकर, ये क्या है? इसके बारे में कुछ आप रोशन। हम अगर धर्म ग्रंथों को ही पढ़ लें या आप और सारी चीजों को पढ़ लें तो उसमें गोत्र पहले नहीं है, कबीले तो हैं। जैसे गुजरों के कबीले हैं, कुषाण हैं, होड़ हैं, ये क्या नाम, चेची है, खटाना है, ये सारे कबीले हैं गुजरों के, कपासी है, मतलब बहुत सारे कबीले हैं। कबीले तो हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी से पहले गोत्र नहीं है। किसी ने गोत्र नहीं लिखा किसी को, और जाति भी नहीं है रादर से। गोत्र की उत्पत्ति इसका मतलब 11वीं शताब्दी के बाद हुई। वो गोत्र की उत्पत्ति का भी यही है कि साहब वो आबू पर्वत पर कहते हैं यज्ञ हुआ, और यज्ञ में जो अग्नि से निकले जो कुल है, वो 4 कुल निकले अग्नि से। वो 4 कुल जो है वो क्या नाम है आपका, चौहान, चंदेल, सोलंकी और परमार। 4 गोत्र, 4 वो कुल उसमें से निकले अग्नि में से, उनको अग्निकुल कह दिया।
वास्तविकता ये है कि वो एक यज्ञ हुआ, क्योंकि उस समय अरब आक्रमण होने लगे थे। वो आक्रमण से बचने के लिए जो चारों ये गोत्र थे, इनकी स्टेट थी, इन चारों कबीलों की बॉर्डर पे अफगानिस्तान वाले साइड में, तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको रक्षा करनी है, आप ही वीर हैं। तो जो गोत्रों के नाम पे पहली उत्पत्ति ये चार हैं, चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी, और ये 11वीं शताब्दी के हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी के। तो जंजाल सा एक हो गया, और गोत्र लगभग जाट में वही, गुजर में वही, ठाकुर में वही, ये क्या? ये बिल्कुल तय है जो आपने पूछा कि ये सारे कॉमन गोत्र इसलिए हैं कि उससे पहले जाति थी नहीं, कबीले थे। मैंने बताया आपको, कबीले तो थे, और कबीले जो है वो गोत्र में आ गए इसमें। फिर जो चार गोत्रों के साथ साथ जो कबीले थे उन्होंने अपने गोत्र बना लिए। जैसे खटाना कबीला है, वो खोटानीज हैं, खटानी भाषा है उनकी, उन्होंने अपने खटाना लिखना शुरू कर दिया। जो चेची हैं उन्होंने चेचनिया, वो चेची लिखना शुरू कर दिया। जो कपासी है, वो अफगानिस्तान में स्टेट है कपासी, वो कपासिया हो गए। तो ये गोत्र जो कबीलों ने अपने गोत्र बना लिया, ऐसे जाटों में अपने कबीले थे, उनके गोत्र अभी भी हैं। हमारे यहाँ कबीलों का नाम बदल के इनके गोत्र रख दिया गया। कबीलों से ही गोत्र बने जाता है, फिर उसमें कोई विशेष किसी ने उपलब्धि की तो उसको कह दिया, किसी ने अपने गर्दन को यहाँ उस पर रख करके लोहे को मोड़ दिया तो वो लोह मोड़ हो गए। मतलब वो जो कोई स्पेशल डीड कर दी तो उसके नाम पर गोत्र बना लिया। जाति की उत्पत्ति कैसे मानते हैं? जाति की उत्पत्ति देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि सबसे पहले अगर किसी वर्ग को, एक वर्ग को कोई जाति का नाम दिया जाएगा तो वो गुर्जर है, और वो भी राष्ट्रकूटों दिया, जैसे मैंने कहा था आपको। और उसके बाद एक्चुअली क्या है कि ये जो कर्म करता था आदमी, उसके हिसाब से जातियां बनाई गई, वो मनुवाद में बनी। जैसा कोई काम करता था उसकी वही जाति बना दी गई, और उसमें भी ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी गई कि साहब ये तो ये है, ये तो ये है। मतलब वो ज्यादातर, और उसमें ये कोई जरूरी नहीं, किसी भी कबीले का आदमी अगर उस काम को कर रहा है, आप चले जाओ गुजरात में बहुत सारे जो है चौहान, वो क्या नाम, वो मिल जाएंगे शेड्यूल कास्ट, परमार शेड्यूल कास्ट है, वहाँ पवार शेड्यूल कास्ट है। क्योंकि वो क्या है कि वो चमड़े का काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो उनको सबको ये अछूत बना करके उनको शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, अछूत बना दिया गया। अभी आप पासी चले जाओ, वहाँ पे गाजीपुर, जौनपुर, बलिया में पासी है, वो उनको क्या है कि अंग्रेज भर्ती कर रहे थे, यहाँ से ले जा रहे थे लोगों को, साहब जो है वो वेस्ट इंडीज में जाके गन्ने की खेती करानी है, तो उन्होंने क्या किया, सुअर पाल दिए, और सुअर पालते ही वो शेड्यूल कास्ट हो गए। तो ऐसा है, ये सारा का सारा जो है, ये सुअर तो पाल ले अपने बचाव के लिए। हाँ, बच गए उसको, क्योंकि कारिंदे ज्यादातर मुस्लिम थे, तो वो तो उधर को जाते भी नहीं थे जहाँ सुअर पाल रखे थे उन्होंने। और उसने क्या किया, सुअर पालने में नहीं दे रहे, बच्चे खरीद के लाए, पाल दिए, और उन्होंने कहा इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो इससे तो ले जाने के नहीं, इसकी तरफ को जाने के नहीं, इसका हाथ ही नहीं लगाने के, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ के ले जाना पड़ता जहाज में बिठाने के लिए, तो वो पासी हो गए। अच्छा, ये पवार साहब, ये आपके दीवार पे एक सिंबल बना हुआ है, ये इसका क्या इतिहास है, क्या है ये ज्यादातर लोग जो है, आपने देखा होगा गुजरों की गाड़ियों में ज्यादा लगा हुआ मिलता है ये, क्योंकि ये कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क बहुत बड़ा सम्राट हुआ है भारत में, और कनिष्क ने बुद्धिज्म को रिवाइवल किया, क्योंकि अशोक ने बुद्धिज्म फैला, वरहत के टाइम में पुष्यमित्र सुंग ने बुद्धिज्म को लगभग समाप्त कर दिया, शताब्दी 85 BC के करीब जो है। लेकिन फिर रिवाइवल जो किया तो कनिष्क ने कराया। कनिष्क कुषाण राजा है, लेकिन कनिष्क वो इससे भी प्रसिद्ध है कि उसने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए, आदान प्रदान के लिए सोने के सिक्के चलाए, मुद्रा चलाई। तो उस मुद्रा जो सिक्के थे कनिष्क के, वो म्यूजियम में है, सब जगह उपलब्ध है, उस पर उन्होंने ये निशान बनाया हुआ है। अब लोग बाग से सोचते हैं कि ये है क्या निशान, ये बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि ये हथियार है रक्षा के लिए। आप देखेंगे इसमें जो पीछे ऊपर जो चार निकले हैं, उसके बीच में 3 उंगली डलती है, और एक इधर एक कान से जो बना हुआ उस पर एक अंगूठा रखा जाता है, दूसरे पर उंगली रखी जाती है। अब आप देखो उसको, उसकी तरफ से 3 उंगली ऊपर चली गई, और एक ये जो 2 सपोर्ट है इनमें, ये एक उंगली इधर लग गई, एक अंगूठा लग गया, और हथेली लग गई इसके नीचे। तो ये सीधे सीधे अटैक का हथियार है, क्योंकि उस समय हथियार भी नहीं थे। लोग बाग कहने की बात करते हैं, आज से 3300 साल पहले तो लोहे का ही ज्ञान नहीं था लोगों को। मतलब सही बात यह है कि लोहे का ही पता नहीं था कैसे बनता है। तो जब हथियार बनने शुरू हुए तो उन्होंने, हथियार एक बहुत बड़ी चीज होती थी, तो राजा जो है अपने हथियारों को अपने सिक्कों पर बनाते थे। अच्छा, अब बात हो रही थी, फिर सम्राट मिहिर भोज जी की बात हो रही थी, तो ये फिलहाल जो मामला चल रहा है, इसका क्या आपकी नजर में क्या हल है? कुछ भी नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, एक बार बताओ मुझे। सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, भाई राजा मतलब राजपूतों के भी वंशज है और गुजरों के भी वंशज है,
इसमें क्या बात है, इसमें मूछ की क्या बात है कि साहब वो मतलब राजपूत बन जाएंगे तो राजपूतों को क्या मिल जाएगा, कोई लोकतंत्र में इसमें सत्ता मिल जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये गुजरों पर सत्ता छिन जाएगी, क्या हो जाएगा। आज दोनों समाजों ने मूछ का और स्वमाना का खाली वो एक मतलब वही मैं बताया ना कि सामाजिक जो वो है, क्योंकि राजाओं के साथ जो है, राजाओं ने समझौते कर लिए, अपनी सत्ताएं बचाई, अंग्रेजों के साथ भी रह गए, मुगलों के साथ भी रह गए। अब मुगलों के साथ देखोगे तो राजा तो ज़्यादातर राजपूत ही थे, उनके साथ में सेनापति हैं, कहीं उनके वो है, कहीं कहीं रिश्ते कर रखे हैं उनके साथ, कहीं लड़की दे रखी हैं, तो वो अपनी वो सत्ता बचाई उन्होंने। अब वो ये तो दुर्भाग्य है, कह सकते हैं कि वो गुजरों में से क्योंकि महाराणा प्रताप के वंश से देख लो तो वो रावल हैं, गुजरों में है, बापोली यहाँ देख लो रावलों की है, ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप जी के वंशज गुजरों में से। महाराणा प्रताप के परदादा जो हैं वो गुजर हैं, बप्पा रावल जो है। अब वो तो खाली ये कहने की बातें हैं, वो इसको अगर इतिहास को ठीक ठाक से पढ़ेंगे तो है, इतिहास में कोई बात ही नहीं है। अब गुजर को इतना बेकार क्यों समझते हैं, समझते तो इसलिए ना कि भाई वो क्या आर्थिक स्थिति में गुज्जर जाट तो खुद अपना बेकार बने हुए कि हम तो ओबीसी में जाएंगे। नहीं देखिए एक दूसरी चीज है। अब आपने दूसरा सामाजिक मुद्दा राव साहब उछाल दिया। आप आरक्षण को ऐसे ही दिखाते हैं, सभी ज्यादातर ये दिखाते हैं कि वो दान भीख दवा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अगर मतलब आपकी मोटरसाइकिल को तोड़ दूं तो क्या कहोगे, आप इसकी भरपाई करो, इसकी मरम्मत कराओ, यही कहोगे ना। आपने अगर किसी का कोई नुकसान किया तो उसका कंपनसेशन देना आपका फर्ज बनता है। तो ये जो ओबीसी बनना है, जब इनकी आपने शिक्षा रोक दी, इनका सामाजिक मूवमेंट रोक दिया, तो वो अगर उसको वापसी क्लेम कर रहे हैं, आपने कि एक अत्याचार किया, एक अन्याय किया, उस अन्याय का अगर कोई न्याय मांगता है तो उसको आप दूसरी तरह से क्यों लेते हैं, इसमें गलत क्या है। आरक्षण की संज्ञा उसका राइट है आपका, ये आपका दान भीख दया नहीं है, ये जिसका आपने कुछ डैमेज किया उसका डैमेज का क्लेम करना उसका राइट बनता है, ये नेचर जस्टिस है। नेचर थे शेषराज पंवार साहब जो बामसेफ के 7 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनका साफ साफ कहना है कि मिहिर भोज जी है दोनों के हैं,